नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर आधारित 22 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बातचीत करने की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण इश्यू के बारे में। सबसे पहले देखिए, इस पूरी करंट अफेयर्स की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी, या तो आप इसे रियल न्यूज़ के नाम से सर्च कर सकते हैं, REAL रियल NEWS, इस पर सर्च कर सकते हैं। रियल न्यूज़ के नाम से NEWS के नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर ये आप लिंक जो दे रखा है मैंने, इस लिंक के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अन्यथा आपको 89478323 और 70 इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, ताकि आप लोगों को इसका जो लिंक है, व्हाट्सअप मैसेज करना है सिर्फ PDF लिखकर, तो आपको इसकी PDF जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। सभी प्रकार की PDF जो है वो यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कुछ पंक्तियां। उद्मेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्मेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बहुत अच्छी पंक्तियां मेरे दोस्तों, यानी उद्यम करने से ही, कर्म करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, यानी मनोरथ प्राप्त होता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए सिंह के मुख में कभी भी मृगशोम आकर प्रवेश नहीं करता है मेरे मित्रों। तो आपको भी ध्यान रखना है, अपनी निगाहें अपने लक्ष्य पर रखते हुए और लगातार उद्यम यानी कर्म करते रहिए, आपको एक दिन आपका लक्ष्य अवश्य हासिल हो जाएगा। तो चलिए अब सवालों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके सामने जो पहला सवाल मैंने रखा है वो क्या है। मणिपुर के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो हैं इनमें से कौन से हैं? भगवंत मान है, N बीरेन सिंह है, या प्रमोद सावंत है, या पुष्कर सिंह धामी है? तो इस सवाल का सही जवाब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर N बीरेन सिंह पहले से ही यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और नए मुख्यमंत्री अब बने हैं दोबारा से। कहाँ पर? मणिपुर में। मणिपुर में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? N बीरेन सिंह नए मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के। मणिपुर की राजधानी जो है वो आप लोग सब जानते होंगे, इम्फाल है। क्या है? इम्फाल जो है वो मणिपुर की क्या है? राजधानी है। इसके अलावा मेरे मित्रों, मणिपुर को आभूषणों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर को किस नाम से जाना जाता है? आभूषणों की भूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। आभूषणों की भूमि भी कहा जाता है किसको? मणिपुर को। तो मेरे हिसाब से ये बात भी आप लोग समझ जाओगे। अब चलिए थोड़ी सी और बातें इनके संदर्भ में हम लोग करते हैं कि भैया यहाँ N बीरेन सिंह है। 60 जो है मणिपुर में 60 सीटें जो हैं वो किसकी है? विधानसभा की है। इसके अलावा 2 सीटें यहाँ लोकसभा की है और 1 सीट जो है यहाँ राज्यसभा की है। ये बात भी हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। प्लस 21 जनवरी 1972 को जो है इस राज्य की स्थापना की गई। 21 जनवरी 1972 का दिन भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। 1972 को 21 जनवरी 1972 का दिन इसकी स्थापना का है। मणिपुर को 1992 में फिर 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यहाँ पर एक प्रसिद्ध लोकटक झील के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जहाँ फुमड़ी पाई जाती है और डांसिंग डियर भी वहाँ पर पाया जाता है। तो ये सब ध्यान रखना। यहाँ की जंगलों की आग जो है वो बड़ी विस्फोटक है। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे मित्रों मितई और नागा कुकी जनजातियां जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है। इसके अलावा भगवंत मान जो हैं वो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने और पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री है। शायद कभी पिछले वीडियो में मैंने 13 बोल दिया हो, तो ध्यान रखना। भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने खटखट कला जो है यहाँ पर क्या ली थी? शपथ ली थी। और इसके अलावा मेरे मित्रों आपको ये भी ध्यान रखना है कि 117 सीटों वाला पंजाब राज्य जो है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने पहली बार जो है वो अपनी सरकार बनाई है। प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के क्या बने हैं? CM बनने जा रहे हैं। अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है, लेकिन पार्टी की तरफ से ये तय कर दिया गया है कि N बीरेन सिंह मणिपुर में और यहाँ पर प्रमोद सावंत जो है यानी N बीरेन सिंह जी ने शपथ भी ग्रहण कर ली है। प्लस जो प्रमोद सावंत है वो प्रमोद सावंत कहाँ के होंगे? गोवा के होंगे। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, लेकिन उसके अलावा उसके बाद भी उत्तराखंड के जो हैं वो CM ये बने रहेंगे। उत्तराखंड के CM ये बने रहेंगे। तो ये सारी बातें, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के, प्रमोद सावंत गोवा के, N बीरेन सिंह जो हैं वो मणिपुर के और भगवंत मान जो है वो पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री जो हैं ये बने हैं। तो ये सारी बातें हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए
और देखते हैं कौन कौन सी बातें और जो है वो इसके संदर्भ में हमें जाननी चाहिए। तो ये खबर कल की है। बीरेन सिंह होंगे सीएम। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। रविवार को विधायक दल की बैठक में रविवार को उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया और बीजेपी की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर इम्फाल आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी पार्टी ने निर्मला सीतारमण को जो है वो क्या किया, अपना पर्यवेक्षक नियुक्त किया, यानी ये सब काम वहां करेगी पार्टी की ओर से। 10 फरवरी को चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल बीरेन सिंह और भाजपा विधायक बिसवजीत सिंह ने 2 बार दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से क्या की, मुलाकात की। तो ये बीरेन सिंह है, एन बीरेन सिंह यहाँ के क्या होंगे, एन बीरेन सिंह जो हैं वो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो आगामी परीक्षाओं में यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इन सवालों को मद्देनजर रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मणिपुर के बारे में सारी बात जानते हैं। मणिपुर में कौन सी झील है, एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम क्या है, लोकटक झील है। लोकटक झील जो है वो यहाँ पर है, जहाँ पर क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर स्थित है। डांसिंग डियर जो है वो इसमें पाया जाता है और इसमें फुमड़ी पर वो जब चलता है तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहा है। तो मणिपुर के बारे में ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। मणिपुर को आभूषणों की भूमि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। 16 विधानसभा की, 2 यहाँ पर लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट है और 1992 में इसे 8वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया था, शामिल कर लिया गया था। चलिए अभी इसके मैप के बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे सामने जो मणिपुर का मैप है वो ये है मित्रों, यहाँ पर ये मणिपुर है और ये किस किस के साथ सीमा बनाता है। एक तरफ जहाँ मेरे मित्रों ये नागालैंड के साथ सीमा बनाता है, वहीं दूसरी ओर असम के साथ और तीसरी ओर ये मिजोरम के साथ सीमा बनाता है और इधर यहाँ पर इनका क्या पड़ता है, म्यांमार जो देश है उस म्यांमार के साथ भी सीमा क्या करता है, यहाँ पर सीमा बनाने का काम करता है। तो आप लोगों को ये सारी बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई। यानी अपने कितने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो उत्तर में इसके नागालैंड है और पश्चिम में इसके असम है और दक्षिण में इसके क्या है, मिजोरम है। इनके साथ प्लस म्यांमार के साथ जो है वो इसकी क्या लगती है, सीमा यहाँ पर स्पर्श होती है। तो यहाँ पर इसकी राजधानी भी आपको दिखा रखी है, इम्फाल यहाँ पर इसकी राजधानी है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। एन बीरेन सिंह यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगली खबर हमारी क्या है, जरा देखिए मित्रों। दिल्ली के अस्पतालों में रोगियों को निःशुल्क भोजन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रसादम रथ को हरी झंडी दिखाकर किसने हाल ही में रवाना किया है। इनमें से आपको बताना है, प्रसादम जो रथ है, दिल्ली के हॉस्पिटल जो है उन हॉस्पिटलों में रोगियों को निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रसादम रथ की व्यवस्था जो है उसको शुरू किसने किया है। तो हमारे जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, शायद आप सब लोग जानते हैं कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला जी है उनके द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है, तो ओम बिरला जी जब कोटा बूंदी क्षेत्र में रहते हैं तब भी इस प्रकार के परोपकार के काम बहुत ज़्यादा करते हैं और ये दिल्ली पहुंचे हैं तो दिल्ली में भी इस प्रकार के कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो ओम बिरला इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, लोकसभा अध्यक्ष। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कोटा बूंदी जो क्षेत्र है, कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र जो है यहाँ से इनका क्या है, संबंध है। राजस्थान से पहले लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं हमारे ओम बिरला जी। इसके अलावा मेरे मित्रों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं और अभी राष्ट्रपति का क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है, आपको ये पता होगा। जल्दी राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना है वो चुनाव आयोग द्वारा क्या की जाएगी, जारी की जाएगी। अमित शाह हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, क्या है, सहकारिता मंत्री, सहकारिता और गृह मंत्री जो हैं वो इनके पास है, गृह मंत्रालय का प्रभार भी इन्हीं के पास है। तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। चलिए आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में इनका नाम जो है वो शुमार किया जाता है। तो प्रसादम रथ को हाल ही में किसके द्वारा रवाना किया गया, तो ओम बिरला जी के द्वारा। कहाँ से, दिल्ली से। दिल्ली के सभी अस्पतालों में निःशुल्क भोजन व्यवस्था के लिए इस प्रकार का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति जो चुनाव है इसकी अधिसूचना, यानी राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना अभी जारी होने वाली है और चुनाव इसी वर्ष जो है वो होने वाले हैं, राष्ट्रपति के चुनाव। तो आप अपनी निगाह इन राष्ट्रपति के चुनावों पर बनाकर रखिए, आपको कुछ भी किताबों से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अधिसूचना जारी हो तो भी देख लीजिएगा कौन अधिसूचना जारी करता है, तो प्रतिदिन अपडेट रहोगे तो पूरा राष्ट्रपति का चुनाव आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ये खबर। और यहाँ पर आपके सामने है प्रसादम, ये पूरी जो
न्यूज़पेपर में आया, वो प्रसादम के बारे में आपको लिखा हुआ है। बिरला की पहल पर अब दिल्ली के अस्पतालों में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर अब राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी होर्डिंग अस्पताल सहित दिल्ली के 6 अस्पतालों में मरीजों के जो तीमारदारों को निःशुल्क भोजन मिलेगा। बिरला सोमवार को अपने निवास से प्रसादम रथों को हरी झंडी दिखाकर जो है वो इसका क्या किया था, इसको प्रसादम जो रथ हैं उन रथों को यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। प्रसादम जो रथ है, इन प्रसादम रथों को कहाँ से रवाना किया गया, तो दिल्ली से शुरू किया गया। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दिल्ली से इन्हें क्या किया गया, शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर हमारे सामने क्या है। अगली खबर बहुत अच्छी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शिखर सम्मेलन के वर्चुअल आयोजन अभी हाल ही में किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस शिखर सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्री जो हैं इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया गया। तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के इनमें से प्रधानमंत्री कौन है। फूमियो किशिदा, स्कॉट मॉरिसन, महिंद्रा राजपक्षे, गोताबाया राजपक्षे, ये दोनों जो हैं वो आपको पता होगा जो श्रीलंका है वहाँ पर अपनी सरकार में एक भाई राष्ट्रपति और एक क्या है, प्रधानमंत्री है। ये श्रीलंका की सत्ता पर काबिज है दोनों भाई। स्कॉट मॉरिसन जो है वो इसका सही जवाब होगा। स्कॉट मॉरिसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और फूमियो किशिदा जो है वो जापान के, और जापान के प्रधानमंत्री अभी 2 दिवसीय दौरे पर कहाँ आए, भारत आए थे। तो जापान के कौन है, तो वो तो है फूमियो किशिदा। और स्कॉट मॉरिसन कहाँ के हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया के। और दोनों देशों के बीच में अभी जापान के साथ भी हमारी द्विपक्षीय बातचीत हुई, और अभी किसके साथ हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो वर्चुअल इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कौन कौन सी बातें हुई, किस प्रकार के समझौते हुए। जापान की बातें आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। चलिए ज़रा आगे देखते हैं और क्या है इसके संदर्भ में हमारे सामने बातें। यहाँ पर आपको सारे जो महाद्वीप हैं वो दिखाए गए हैं। एक तरफ जहाँ उत्तरी अमेरिका है, जहाँ दक्षिणी अफ्रीका है, जहाँ यूरोप है, जहाँ अफ्रीका है, जहाँ एशिया है, वहीं एक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया जो इसके साथ ये नीचे वाला हिस्सा इसका न्यूजीलैंड है, और यहाँ पर अंटार्कटिका है। तो देखिए एक देश जो है वो एक पूरे महाद्वीप के रूप में यहाँ पर क्या है, विस्तृत है। इसमें ये वाले सारे द्वीप जो हैं वो भी क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करनी है। यहाँ पर मॉरिसन जो है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के क्या प्रधानमंत्री, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी द्विपक्षीय जो है वो बातचीत वर्चुअल रूप से आयोजित की जा रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड देशों में भी शामिल है, जिसमें भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, ये देश इसमें शामिल हैं। तो देखिए जरा ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी कुछ बातें देखिए। इसके ऊपर में जहां पापुआ न्यू गिनी का क्षेत्र पड़ता है, इसके इधर वाले सिरे पर एक ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो है, ग्रेट बैरियर रीफ है। इसके अलावा यहाँ डाउन्स घास का मैदान है। इसके अलावा मर्रे और डार्लिंग 2 प्रमुख नदियाँ यहाँ पर क्या होती है, प्रवाहित होती है। नीचे इसके ठीक तस्मानिया है, तस्मानिया के नीचे यहाँ पर ये तस्मान सागर है, आपको पता होगा। न्यूजीलैंड है जहाँ से आपको प्रसिद्ध कुक जलसंधि नजर आ रही होगी, यानी न्यूजीलैंड के दोनों भाग जो उत्तरी और दक्षिणी भाग हैं उन दोनों के बीच होकर एक जलसंधि जाती है, जिसका नाम क्या है, कुक जल संधि है। इसके अलावा यहाँ पर प्रसिद्ध ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा विक्टोरिया प्रसिद्ध मरुस्थल भी यहाँ पर है। इसके अलावा मेरे मित्रों यहाँ पर सोने की प्रसिद्ध खाने भी है, काल गुडली और कार गुडली नाम से ऐसे सोने की जो है वो प्रसिद्ध खाने भी यहाँ पर स्थित है। तो बाकी बातें आगे चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखिए। चक्रवाती तूफान जिसको लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाल ही में चेतावनी जारी की गई, उसका नाम आपको बताना है। क्या जवाद है, क्या गुलाब है, क्या आसनी है, क्या यास है। तो यार ध्यान रखना, आसनी जो है, आसनी तूफान चक्रवात जो है इसको लेकर के अभी हाल ही में अंडमान निकोबार जो हिंद महासागर में हमारा इलाका स्थित है ये वाला, यहाँ पर पूरे इस भाग में क्या कर दिया गया है मेरे मित्रों, इस पूरे भाग में यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये ऐसे होते हुए आगे बढ़ेगा और उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के जो तट हैं वहाँ पर अपनी पहचान जो है वो बना सकता है। इस वजह से इस वाले पूरे इलाके पर क्या कर दिया है, यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे ये जो पूरा का पूरा जो चक्रवात है वो आगे बढ़ेगा, और इस चक्रवात का नाम क्या है, आसनी चक्रवात इसका नाम रखा गया। आसनी चक्रवात जो है वो इसका क्या रखा गया, नाम रखा गया। तो किस खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी की ओर से ये आ रहा है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की ओर से, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है इस क्षेत्र से जो है वो इधर भारत में ये प्रवेश कर सकता है। और कितना नुकसान करेगा इसकी अभी कुछ जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आने वाले समय में इसके नुकसान होने की संभावना को देखते हुए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको आसनी चक्रवात जो है उसको ध्यान रखना है।
यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिएगा क्या है, ये रहा आपके सामने। अंडमान निकोबार चक्रवात आसनी से निपटने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। चक्रवात आसनी के चलते अंडमान और निकोबार प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों कॉलेजों को बंद कर दिया है। कुछ हिस्सों में रविवार दोपहर से ही भारी बारिश शुरू हो गई है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सोमवार तक चक्रवात के आने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में गिरे पेड़ों को हटा रही है, यानी ये चक्रवात जो है वो अब दस्तक देने की कगार पर है, ऐसा इसमें कहा गया है। अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और अगला सवाल क्या देखिए, विश्व गौरैया दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया गया। इस वर्ष की इसकी थीम क्या रही? विश्व गौरैया दिवस आपने खूब देखा होगा, जहाँ भी देखो ऑनलाइन में, व्हाट्सअप देखो, चाहे यूट्यूब देखो, चाहे आप लोग किसी का ट्विटर देखो, सब जगह विश्व गौरैया दिवस की जो है वो 20 मार्च को सबकी पोस्ट आपने जरूर देखी होगी। तो ये 20 मार्च को मनाया। 20 मार्च को एक अन्य दिवस भी मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, जो है वो भी इस दिन मनाया। खुशहाली इंडेक्स जो इस बार जारी किया गया था उसमें भारत का 136वां स्थान रहा, ये जरूर ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। टोटल कितने 146 देशों में से ये स्थान भारत ने अर्जित किया। पिछली बार भारत का 139वां स्थान इसमें रहा था। तो मेरे हिसाब से ये सब बातें आप जानते हैं, लेकिन आपसे तो ये थीम पूछी जा रही है, आई लव स्पेरो, आई सेव स्पेरो, लुक द स्पेरो, इनमें से नन, या इसका सही जवाब आपको बताना है। तो आई लव स्पेरो जो है, आई लव स्पेरो जो है क्या है, स्पेरो। तो ये इसकी क्या रही है, थीम रही है इस बार की। तो ये आई लव स्पेरो, यानी मैं चिड़िया से प्रेम करता हूँ। तो गौरैया जो है, ये गौरैया जो है वो चिड़िया का एक प्रकार है। तो 20 मार्च को गौरैया दिवस जो है वो प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, मनाया जाता है। आई लव स्पेरो जो है वो इस बार की थीम रही। और खुशहाली दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। और खुशहाली जो इस बार रिपोर्ट जारी की गई उसमें 146 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 136वां स्थान भारत का रहा है। यानी भारत से तो पाकिस्तान की स्थिति भी ठीक है, ये भी हमें समझने वाली बात है। तो आई लव स्पेरो इसकी थीम रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस दिवस के बारे में। 20 मार्च को दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके संरक्षण की दिशा में कार्य करना है। और गौरैया की आबादी में तेजी आ रही गिरावट को देखते हुए भारतीय पर्यावरणविद मोहम्मद दिलावर की नेचर फॉर एवर सोसाइटी द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई। विश्व गौरैया दिवस पहली बार कब मनाया गया, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। पहली बार विश्व गौरैया दिवस जो है वो 2010 में मनाया गया था। फर्स्ट टाइम जो है वो गौरैया दिवस इस बार 2010 में मनाया गया। गौरैया भारत में पाई जाने वाली एक सामान्य चिड़िया है, किंतु बीते कुछ वर्षों में यह देश के शहरी क्षेत्रों में विलुप्त होने के कगार पर है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बीते 40 वर्षों में अन्य पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु गौरैया की संख्या में 60% की कमी आई है। दुनिया भर में गौरैया की 26 प्रजातियां हैं, जबकि इनमें से 5 भारत में पाई जाती है। इस वर्ष गौरैया दिवस की थीम जो है वो आई लव स्पेरो है। क्या है, आई लव स्पेरो जो है ये इस बार की क्या रही है, थीम रही है। और ये 20 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो 20 मार्च को स्पेरो दिवस जो है वो मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। यहाँ पर मित्रों आपके सामने भारत ने एशियन यूथ व जूनियर वर्ग में कुल 39 पदक जो हैं वो अभी हाल ही में हासिल किए हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? भारत ने एशियन यूथ व जूनियर वर्ग की जो प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, उन प्रतियोगिताओं में हाल ही में भारत ने कुल मिलाकर 39 पदक जो है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग जो है इससे संबंधित है, ध्यान रखना। बॉक्सिंग, इस बॉक्सिंग से संबंधित है ये वाले। और यहाँ पर एशियन यूथ और जूनियर वर्ग की दोनों प्रतियोगिताएं बॉक्सिंग की आयोजित हुई। इसका आयोजन अभी हाल ही में जॉर्डन में किया गया। कहाँ पर? जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया, ये ध्यान रखना। श्रीलंका में नहीं, रूस में नहीं और चीन में नहीं। श्रीलंका में मेरे मित्रों क्रिकेट एशिया कप का आयोजन किया जाएगा। क्रिकेट एशिया कप जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बता एशिया कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, एशिया कप 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ पर होगा? तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाना है। अब तक सर्वाधिक बार भारत ने एशिया कप जो है वो अब तक जीता है, भारत ने सबसे ज़्यादा बार। रूस इसका सही जवाब नहीं है। और रूस और यूक्रेन का अभी जो विवाद है वो लंबे समय से चल रहा था और अभी युद्ध भी लंबे समय से चल रहा है, लगभग 1 महीना होने को आया है, लेकिन अभी भी किसी को भी सफलता इसमें हासिल नहीं हुई है। चीन में शीतकालीन जो ओलंपिक हैं उनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन
कालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो चीन में इनका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। तो ये देखिए आपके सामने जॉर्डन की जो सीमा है वो किस किस के साथ लगती है। एक तो यहाँ पर मृत सागर जो है वो इसकी सीमा पर पड़ता है, ये ध्यान रखना। मृत सागर जो है वो किस किस की सीमा पर पड़ता है, पहली बात ये ध्यान रखना मेरे मित्रों। मृत सागर जो है वो किस किस की सीमा पर है? मृत सागर जो है वो आपका जॉर्डन और आपका इजराइल जो है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। जॉर्डन और इजराइल की क्या है? जॉर्डन और इजराइल जो है इसकी सीमा पर है। इजराइल इन दोनों की सीमा पर क्या पड़ता है? आपका मृत सागर पड़ता है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मृत सागर है। और अमन जो है यहाँ पर, अमान कह सकते हो आप लोग, अमान जो है यहाँ की क्या है? राजधानी है। यहाँ की राजधानी क्या है? अमान है। अम्मान ये यहाँ की क्या है? राजधानी है। किसकी? जॉर्डन की। तो जॉर्डन की एक सीमा जो है वो सऊदी अरब से लगती है, एक तरफ जहाँ इसके गल्फ ऑफ अकाबा है, अकाबा की खाड़ी जो है वो है, और एक तरफ इसकी सीमा जो है वो इजराइल के साथ क्या होती है? स्पर्श होती है। और ऊपर सीरिया के साथ इसकी सीमा लगती है, एक तरफ इराक के साथ। तो देखिए उत्तर से शुरू अगर करें तो सीरिया है, सीरिया के बाद इराक है, इराक के बाद सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद में इधर आपके यहाँ पर इजराइल है, इसके साथ सीमा लगती है। ये वेस्ट बैंक जो है वो क्षेत्र भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना। गाजा पट्टी और गोल्डन हाइट्स का क्षेत्र भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गोल्डन हाइट्स जो है वो सीरिया और किसके बीच में है? इजराइल के बीच में गोल्डन हाइट्स। लेकिन वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है वो इजराइल और किसके बीच में? जॉर्डन की सीमा पर। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर ही क्या स्थित है मेरे मित्रों? मृत सागर स्थित है। ये सारी बातें जो है वो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सवाल कई बार आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है और अगला सवाल क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो ये है कि देश की पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की है? कल का ही एकदम लेटेस्ट सवाल आपके सामने मैंने रखा है। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कहाँ की बन गई है? देश की पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की बनी है, उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से इस सवाल का जवाब बता सकते हैं, और यहाँ पर इसका सही जवाब होगा मेरे मित्रों नागालैंड। नागालैंड जो राज्य है इसकी विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन चुकी है जो पेपरलेस है। बिहार विधानसभा का अभी शताब्दी वर्ष पूरा हुआ। राजस्थान विधानसभा के आगे चुनाव होने वाले। अरुणाचल प्रदेश जो है इसको पहले क्या कहा जाता था? नेफा के नाम से इसे जाना जाता था, बाद में इसे पूर्ण राज्य क्या किया गया था? बनाया गया था। तो चलिए अभी नागालैंड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर नागा जनजाति जो है वो क्या करती है? निवास करती है, और कोहिमा इसकी क्या है? राजधानी है। कोहिमा जो है वो यहाँ की क्या है? राजधानी है। कोहिमा ये इसकी राजधानी है। प्लस यहाँ पर अगर बात की जाए तो जगदीश मुखी का नाम आपने सुना होगा। जगदीश मुखी ये कहाँ के राज्यपाल हैं? जगदीश मुखी ये गवर्नर हैं। जगदीश मुखी का नाम आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए और देखते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट बात। एक यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। एक क्या किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल का यहाँ पर क्या किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। अभी हाल ही में एक लेटेस्ट खबर जो आई है वो आई है, भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, बीजेपी की ओर से यहाँ से पहली महिला सांसद जो है वो राज्यसभा सांसद बनी है। उसका नाम आपको ध्यान रखना है, वो है फांगनोन। क्या है? फांगनोन जो है ये यहाँ पर बीजेपी की ओर से पहली राज्यसभा सांसद बनने वाली है। फांगनोन कोन्याक ये यहाँ से पहली महिला है जो क्या पहुंची है? राज्यसभा में पहुंची, और भारतीय जनता पार्टी से इस राज्य से पहली सांसद जो है वो संसद में पहुंचने का इन्होंने सफलता हासिल की है। फांगनोन कोन्याक जो है इसका नाम आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सी बातें हमारे लिए जानने लायक है। तो मैप में अगर देखा जाए तो देखिए मेरे मित्रों, नागालैंड की अगर हम लोग बात करें तो नागालैंड किस किस के साथ सीमा बनाता है वो बातें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और ये सीमा जो है वो एक तरफ बनाता है अरुणाचल प्रदेश से। किस किस के साथ स्पष्ट होता है वो जरा देखिए। अरुणाचल प्रदेश जो है, इस अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा इसकी क्या होती है? स्पर्श होती है। प्लस इसके साथ साथ मणिपुर जो है, इस मणिपुर के साथ भी इसकी सीमा क्या होती है? मणिपुर इसके साथ भी इसकी सीमा स्पर्श होती है। मणिपुर के अलावा अगर बात की जाए तो देख लीजिएगा, असम जो है, इस असम के साथ इसकी सीमा क्या होती है? स्पर्श होती है। असम के साथ इसकी सीमा स्पर्श होती है। कोहिमा जो है वो यहाँ की क्या है? राजधानी। असम के साथ सीमा बनाता है।
मणिपुर के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, और दूसरी तरफ आपको पता है एक देश है जिसका नाम म्यांमार, या क्या उसे हम लोग कहते थे पहले ब्रह्मा के नाम से जानते थे, उसके साथ भी इसकी क्या होती है, सीमा स्पर्श होती है। तो इन सब के साथ ये सीमा बनाता है। राजधानी आपको बताई दी है, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इसका महत्वपूर्ण स्थान जो है वो है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं और अगला देखते हैं पॉइंट हमारे सामने क्या आता है। यहाँ पर 8 नंबर सवाल हमारे सामने है मित्रों, वो जरा देखिए क्या है। दुनिया की पहली 4 सीटों वाली फ्लाइंग टैक्सी मॉडल का अनावरण एरो मोबिल इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा हाल ही में किया, जो किस देश की कंपनी है, आपको ये बताना है। यानी टैक्सी सेवा तो हमारी शुरू हुई है, राजस्थान ही नहीं बल्कि अलग अलग जगह विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं टैक्सी सेवा के लिए प्रदान की जाती है, और अभी हाल ही में जल टैक्सी सेवा जो है वो शुरू की गई है मुंबई में। लेकिन यहाँ एरो मोबिल इंजीनियरिंग एक कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा एरोस्पेस जो है उसको लेकर फ्लाइंग टैक्सी सेवा, 4 आदमियों के बैठने वाली ऐसी एक टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है, और दुनिया की 4 सीटों वाली होगी ये टैक्सी सेवा, और पहली ऐसी होगी। तो ये किस देश की कंपनी है एरो मोबिल, आपको यह बताना है। तो इसका सही जवाब है मेरे मित्रों स्लोवाकिया। स्लोवाकिया जो यूरोपीय देश है, यहाँ की ये कंपनी है जिसके द्वारा ऐसा कारनामा जो है वो किया जा रहा है। हमें इन बातों को जरा ध्यान रखना है। स्लोवाकिया जो है वो किसके साथ स्पर्श करता है अपनी सीमा, वो बताएंगे। हंगरी, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो आपसी बातचीत का है वर्चुअल समिट, उसका क्या किया जा रहा है, अभी हाल ही में आयोजन किया जा रहा है। स्लोवाकिया कौन सा है, यूरोपीय देश है। क्या है, यूरोप में पड़ता है, ये एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश है। और प्लस इसके साथ साथ अभी यूक्रेन का जो विवाद चला है, तो उस यूक्रेन के साथ इसकी सीमा क्या होती है, स्पर्श होती है। तो ध्यान रखना, हमें इसके आजू बाजू में यूक्रेन के आसपास में कुछ भी घटित होता हो, रूस के आसपास में कुछ भी घटित होता हो, उन चीज़ों को ध्यान रखना, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। यूक्रेन के साथ इसकी सीमा क्या होती है, स्पर्श होती है। चलिए इसके मैप को देखते हैं, और यहाँ पर आपको मैप में सब कुछ स्पष्ट आ जाएगा नज़र। एक तरफ जहाँ इसकी सीमा पोलैंड के साथ लगती है, चेक गणराज्य से ये अलग होकर बना है, चेक गणराज्य से ये अलग होकर बना था। इधर ऑस्ट्रिया के साथ इसकी सीमा होती है, चेक गणराज्य के साथ लगती है, हंगरी के साथ सीमा लगती है, और ये देखिए ये वाली सीमा इसकी किसके साथ लग रही है, यूक्रेन के साथ सीमा लग रही है इसकी। स्लोवाकिया की किसके साथ, यूक्रेन के साथ ये वाली सीमा इसकी क्या होती है, स्पर्श होती है। एक तरफ जहां हंगरी के साथ सीमा लगती है, ऑस्ट्रिया के साथ सीमा लगती है, चेक गणराज्य के साथ सीमा लगती है, और पोलैंड के साथ इसकी क्या होती है, सीमा स्पर्श होती है। तो उत्तरी हिस्से में पोलैंड है, एक तरफ जहां चेक गणराज्य है, एक तरफ जहां ऑस्ट्रिया है, एक तरफ जहां हंगरी है, और एक तरफ जहां इसके यूक्रेन है, इन सब के बीच में यहाँ की एक कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा सबसे पहले 4 सीटों वाली एरो टैक्सी सेवा जो है वो शुरू करने की बातचीत चल रही है। यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये आपका ये वाला इलाका जो है वो यूक्रेन का है, ये पोलैंड है, ये चेक गणराज्य है, ये ऑस्ट्रिया है, ये हंगरी है। इधर वाले में अगर देखे जाए तो ये जो मैप आपको दिख रहा है ये यूक्रेन का मैप है, ये क्या है, यूक्रेन है। यहाँ पर यूक्रेन है, ये आपका पोलैंड है, ये चेक गणराज्य है, ये ऑस्ट्रिया है, और ये हंगरी है। ब्राटिस्लावा जो है वो यहाँ की क्या है, राजधानी है, और जुजाना कैप्टोवा जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ब्राटिस्लावा यहाँ की राजधानी है, और जुजाना कैप्टोवा जो है वो यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अगले सवाल का रुख करते हैं। और क्या है अगला सवाल, देखिए। अमेरिका के ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉनिटर कंसल्ट ने वैश्विक नेताओं की रैंकिंग जारी की, जिसमें शीर्ष स्थान पर इनमें से कौन सा नेता है, यानी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता कह दो, या फिर सबसे वैश्विक नेताओं की रैंकिंग में सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान पर प्राप्त होने वाले कौन से नेता है। और अमेरिका की ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉनिटर कंसल्ट ने इस सर्वे को करवाया है। तो जो बाइडेन है, नरेंद्र मोदी है, या व्लादिमीर पुतिन है, या जेलेंस्की है। जेलेंस्की कहाँ के हैं, तो यूक्रेन के, व्लादिमीर पुतिन रूस के हैं, और नरेंद्र मोदी इंडिया के हैं, और जो बाइडेन अमेरिका के। तो यहाँ पर सही जवाब इसका क्या है, नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इस पूरी लिस्ट में क्या है, फर्स्ट स्थान पर हैं। सभी नेताओं को पछाड़कर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता या सबसे पॉपुलर या सबसे वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान इन्होंने क्या की है, स्थापित की है। चलिए जरा और नेताओं की स्थिति देखते हैं, विश्व भर के नेताओं की स्थिति इस लिस्ट में क्या है आपके सामने रखते हैं। देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पर आपको अच्छे से नजर आ रहा है, नरेंद्र मोदी को 77% जो है इसमें अप्रूवल रेटिंग प्राप्त हुई है। फिर है लोपेज अब्राडोर जो है वो 63% है, मोरिया लाद्रेकी है, ओल्जाक है, फूमियो कासिदा है, जस्टिन ट्रूडो है, जो बाइडेन जो है वो 41% ही मिले हैं, इमैनुअल मैक्रो 41%, स्कॉट मॉरिसन 41%, मून जे इन 40%, JR बोल्सोनारो
39%, पेड्रा जोमोन 38%, बोरिस जॉनसन 33%। ये दुनिया भर के नेताओं की स्थिति है। मोदी सबसे लोकप्रिय नेता, बाइडेन को भी क्या कर दिया, पछाड़ा। 13 वैश्विक नेताओं की अप्रूवल रेटिंग जो है वो इसमें आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दरअसल अमेरिका के ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग मॉनिटरिंग कंसल्टेंट वैश्विक नेताओं की अप्रूवल रेटिंग अभी हाल ही में जारी की है। इसमें दुनिया के 13 प्रमुख नेताओं में मोदी 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ सूची में सबसे ऊपर। पीएम मोदी की डिसअप्रूवल रेटिंग सबसे कम यानी 17% है। आंकड़ों से पता चलता है कि मोदी जनवरी 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक अधिकांश महीनों के लिए सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने रहे। स्टेट अप्रूवल रेटिंग में 9 से 15 मार्च 2022 तक इकट्ठा किए गए डाटा के आधार पर इस रिपोर्ट को क्या किया गया है, जारी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं और अगला सवाल हमारा क्या है, जरा देखिए मित्रों। यहाँ पर 21 मार्च 2022 को विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का आयोजन किसके द्वारा अभी हाल ही में किया गया, यह हमें क्या करना है, बताना है। तो जरा बताइए इसका सही जवाब आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा, और जवाब होगा क्या इस पर भी थोड़ी आप अपनी निगाहें बनाकर रखिएगा कि 21 मार्च 2022 को विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब जो है वो मेरे मित्रों यहाँ पर है आपका कि भैया इसका सही जवाब जो वो नीति आयोग है। नीति आयोग द्वारा ही ऐसा किया गया है अभी हाल ही में। नीति आयोग जो है उस नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग द्वारा ही महिलाओं को लेकर इस प्रकार की स्टेटस रिपोर्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो है इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो महिलाओं की स्थिति को देखकर उनको सम्मानित करने के लिए, जैसे किरण बेदी जैसी महिलाओं को इसमें सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नीति आयोग जो है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया। 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर किया गया। योजना आयोग की स्थापना वह 15 मार्च 1950 को की गई थी इसकी स्थापना, और 15 अगस्त 2014 को उसे क्या कर दिया था, विघटित कर दिया गया था। उसकी स्थापना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होते हैं। अभी हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में ये सवाल आया और हर परीक्षा में सवाल ऐसे आते हैं। इसके अलावा आप लोग अरविंद पनगड़िया का नाम आपने सुना होगा, पहले इसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया का क्या संबंध है नीति आयोग से, तो पहले उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया ही इसके रहे। अरविंद पनगड़िया जो हैं वो ही इसके पहले क्या रहे, उपाध्यक्ष रहे। प्लस इसके अलावा मेरे मित्रों राजीव कुमार जो हैं वो भी अभी वर्तमान में इसके क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। राजीव कुमार जो हैं वो इसके वर्तमान में क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। राजीव कुमार इसका उपाध्यक्ष के पद पर ध्यान रखना। प्लस इसके सीईओ जो हैं वो अमिताभ कांत है। क्या है, अमिताभ जो कांत हैं ये इसके क्या हैं, सीईओ हैं। तो ये सारी बातें इसके संदर्भ में हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगर नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जाए तो जरूर ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा इसका सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं और अगला पॉइंट हमारा क्या है। अब कल जो है वो राष्ट्रपति जी ने क्या किया, अपने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार जो घोषित किए गए थे उनको वितरित किया। भारत के जो हैं वो कौन कौन से ऐसे नागरिक हैं जिनको यह सम्मान जो है वो प्रदान किया गया, अब जरा उस पर बातचीत हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने है, सबसे पहले जनरल विपिन रावत साहब को दिया गया जो कि पहले सीडीएस रहे, मरणोपरांत उनको यह पुरस्कार। उसके बाद कल्याण सिंह जी जो हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, इनको भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। प्रभा अत्रे जो है इनको शास्त्रीय गायिका जो है इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया और इनका संबंध महाराष्ट्र से। राधेश्याम खेमका जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित है और मरणोपरांत इनको दिया गया। यानी प्रभा अत्रे को छोड़कर, ये प्रभा अत्रे जी है, इनको छोड़कर जो है वो सबको क्या किया गया, मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार जो सबसे बड़ा क्या है, पुरस्कार है इन पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत। फिर पद्म भूषण में जैसे कृष्णा सुचित्रा एला जो है वो भारत बायोटेक से संबंध है, उनको है। साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के, उनको दिया गया। सत्य नंडेला जो कि सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उनको दिया गया। सुंदर पिचई जो है वो सीईओ हैं किसके, गूगल के, उनको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए। तो ये बातें भी हमारी परीक्षाओं में जरूर पूछी जाएगी। राजस्थान से अगर हम लोग बातचीत करें तो राजस्थान की बातचीत में हमारे सामने निकल कर यही आता है कि भाई राजस्थान से देवेंद्र झाझड़िया जो है वो, और अवनी लेखरा है, और हमारे राजीव महर्षि साहब जो हैं वो पूर्व में सीएजी रह चुके हैं, पूर्व में क्या रह चुके हैं, सीएजी रह चुके हैं, और प्लस इसके साथ साथ राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी भी ये रह चुके हैं। तो 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, पैरा ओलंपिक पदक विजेता झाझड़िया और पूर्व
जो CS है राजीव महर्षि, इनको तो पद्म भूषण दिया गया है। क्या दिया गया? पद्म भूषण। बहुत अच्छे से याद रख लेना मेरे मित्रों, ये जरूर पूछा जाएगा। पद्म भूषण और ये भी पद्म भूषण, इन दोनों को पद्म भूषण दिया गया है। राज्य के 2 व्यक्ति जिनको पद्म भूषण दिया गया है ये हैं अवनी लेखरा, इनको पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है? नवाजा गया। पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया? तो 2 पद्म भूषण जो है वो इस बार मिले हैं, और पद्मश्री जो है उनमें हमने 3 लोगों को दिए हैं। ये पद्मश्री कितने लोगों को? 3 लोगों को। इसका मतलब कुल मिलाकर जो है वो 5 पुरस्कार पद्म पुरस्कारों के तहत राजस्थान को जो है वो मिले हैं। राजस्थान को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो राजस्थान को 5 पुरस्कार इसमें मिले हैं। पद्म भूषण जिसमें 2 व्यक्ति और पद्मश्री में 3 व्यक्ति शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पुरस्कार की अगर बात करें तो राजस्थान में देख लीजिएगा, ये आपके सामने 5 लोग जो हैं इनको कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि इन दोनों को तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इन तीनों लोगों को पद्मश्री पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये 3 व्यक्ति जो हैं पद्म, और ये 2 जो हैं वो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो आपने इन सब के नाम सुने होंगे, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है वो, सूर्यकांत, ये सब नाम आप लोग पहले से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा कल देखने को मिला। कहाँ पर? 125 वर्ष की उम्र में, 125 वर्ष की उम्र में इस प्रकार योग गुरु जो हैं वो यहाँ पर अपना पुरस्कार ग्रहण करने आए, और मोदी जी के चरणों में जब इस प्रकार नमन करने लगे तो उन्होंने खुद अपने आप को जमीन पर क्या कर दिया, इस प्रकार उनको प्रणाम करते नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए विपिन रावत की दोनों बेटियां जो हैं, किसकी? CDS विपिन रावत जो हैं, CDS विपिन रावत, उनकी दोनों बेटियां जो हैं विपिन रावत, इनकी बेटियों ने इन पुरस्कारों को क्या किया? ग्रहण किया था। चलिए और ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पर खबरों को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, ये आपके सामने है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को देश के चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, गीता प्रेस के चेयरमैन राधेश्याम खेमका और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद समेत 54 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। जनरल रावत और खेमका को मरणोपरांत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड पद्म भूषण प्रदान किया गया, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर हादसे में अभी इनका निधन हुआ, और इनकी बेटियों ने यह जो पुरस्कार है वो क्या किया था? ग्रहण किया था। इसके अलावा मेरे दोस्तों, आज़ाद टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG राजीव महर्षि, कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला उन 8 हस्तियों में शामिल है जिन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया। दिवंगत पंजाबी लोक गायिका गुरमीत बावा के लिए उनकी बेटी ग्लोरी बावा ने पद्म भूषण अवार्ड जो है वो क्या किए? प्राप्त किए। इसके अलावा ज़रा देखिएगा, इजराइल के PM बेनेट जो हैं, नप्ताली बेनेट जो हैं, वो आने वाले समय में किस भारत दौरे पर आने वाले? भारत और इजराइल के बीच में जो राजनयिक संबंध है उनकी 30 वर्ष की पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 अप्रैल को पहली बार ये भारत आने वाले हैं बेनेट। खेल को मौलिक अधिकार घोषित का सुझाव दिया। न्याय मित्र अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया है कि खेल को मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए। स्कूलों में खेलों के लिए प्रतिदिन 90 मिनट का समय होना चाहिए। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि खेल के बजाय इसे लेकर व्यापक शब्द शारीरिक साक्षरता को अपनाया जाना बेहतर होगा। तो मौलिक अधिकार के रूप में खेल को भी शामिल किया जाए, इस प्रकार की भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रही है। अब महिलाओं की लैंगिक असमानता की स्थिति क्या है? देश में 45% तो अमेरिका में 90% महिलाएं करती है आर्थिक फैसले। भारत की स्थिति अभी भी खराब है। 70% मध्यम परिवारों में माह के अंत में महिलाओं की बचत आती है काम। तो आर्थिक निर्भरता क्यों जरूरी है? तो महिलाओं की स्थिति को देखते हुए विभिन्न देशों के आंकड़े जो हैं वो क्या किए गए हैं, इसमें जारी किए गए हैं कि कौन से देश की स्थिति क्या है। तो जहां आप लोग देख पा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, भारत की 29.6% महिलाएं ऐसी है, अमेरिका है। ये सभी महिलाओं की स्थिति, इन देशों में महिलाओं का घरेलू बचत में योगदान कितना कितना है वो इसमें दिखाया है, और महिलाओं के आर्थिक स्तर के हिसाब से स्थिति क्या है उसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी हुई। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 20 मार्च को मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र 2013 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की। जुलाई 2012 में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, और जो है वो वर्ष 2022 की इसकी जो थीम है वो ध्यान रखना, कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड है। रटने की जरूरत नहीं है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में
सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा क्या की जाती है, जारी की जाती है। और इस बार ध्यान रखना, मैंने एक बात पहले भी बता दी है, भारत का खुशहाली रिपोर्ट जो है वो 136वां स्थान भारत का इस बार इसमें रहा है। भारत का 146 देशों में 136। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा क्या की जाती है, इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। जो कि स्थान आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है ये वाला सवाल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर हमारे सामने क्या है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो वो 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो वो कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। और पिछले वर्ष 2021 में वन और सतत उत्पादन एवं खपत इसकी क्या रही है, थीम रही है, ये ध्यान रखना है। 2012 से 21 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। 2012 से ये दिवस मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए मित्रों, क्या है आपके सामने। राजस्थान पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी का मैंने फर्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है आपके सामने, और इसी प्रकार मैं कुछ छोटे छोटे वीडियो करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपके सामने जो है राजस्थान पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा को लेकर आता रहूँगा। तो अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों सहयोगियों के साथ जरूर इसे शेयर करिएगा। ज़्यादा मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी का प्रयास ही मुझे ये कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।